ॐ गं गणपतये नमः। मेरे YouTube परिवार के सभी सदस्यों को सादर प्रणाम, बच्चों को स्नेह। आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेके, विश्व उष्णता। विश्व उष्णता क्या है, क्यों होता है और इसका क्या परिणाम हमारी पृथ्वी पे पड़ता है, आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जानकारी पूरी लेने के लिए पूरा वीडियो देखें। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी का गर्म होना। पृथ्वी का सामान्य जो औसत टेम्परेचर है या तापमान है वह किन्हीं कारणों की वजह से जब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णता कहलाता है। तो यह विश्व उष्णता यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ता क्यों है, तो इसका मुख्य कारण क्या है। इसका ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णता होती है। तो ये आखिर ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, हम इसको जानेंगे तब हमको समझ में आएगा कि विश्व उष्णता क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि ग्रीन हाउस क्या है। ग्रीन हाउस, तो पहले हम सबसे पहले ग्रीन हाउस जानते हैं, फिर उसके बाद ग्रीन हाउस प्रभाव जानते हैं, और ग्रीन हाउस प्रभाव फिर कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। तो आइए हम जानते हैं ग्रीन हाउस क्या है। तो ग्रीन हाउस है क्या, तो ग्रीन हाउस का मतलब कि ठंडे प्रदेशों में जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पेड़ पौधों का उगना बहुत मुश्किल होता था, और इस समस्या का हल वैज्ञानिकों ने जिस रूप में ढूंढा उसे हम ही क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस का मतलब क्या, आइए मैं उसको आपको समझाती हूँ। एक घर, हाउस का मतलब घर, तो वैज्ञानिकों ने एक कांच का घर बनाया और यहाँ इसके अंदर छोटे छोटे क्या कर दिए, पौधे लगा दिए। अब इस कांच के घर के अंदर पौधे हैं, तो सूर्य हम सभी जानते हैं पौधों को वृद्धि विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है, धूप की। जब वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेंगे तभी वो जीवित रहेंगे। तो इसके लिए सूर्य से आने वाली किरणों को कांच की दीवार से गुजारा गया। ये यहाँ आई, जब बाहर की ओर गई तो ये पुनः कांच की दीवार से टकराई, और कांच की दीवार से टकराने की वजह से ये पुनः से परावर्तित होके यहीं आ गई। अर्थात सूर्य से आने वाली किरण कांच के घर में प्रवेश तो कर गई, किंतु वह जब शाम हुई तो जो पृथ्वी थी उससे वह किरणें पुनः उत्सर्जित होती हैं, और अवरक्त किरण के रूप में जब वो बाहर जाती हैं, तो जब ये बाहर चली जाएंगी तो क्या हो जाएगा, यह स्थान ठंडा हो जाएगा। किंतु उन किरणों को यहाँ कांच के द्वारा क्या कर लिया गया, रोक लिया गया। यह कांच की दीवार से पुनः टकरा कर यहीं आ गई, वापस यहीं आ गई। इसकी वजह से ये ग्रीन हाउस क्या हो गया, गर्म हो गया। तो ग्रीन हाउस क्या हो गया, गर्म हो गया, और गर्मी पाके यहाँ पेड़ पौधे क्या हो गए, उगने लगे। तो यह वैज्ञानिकों ने ठंडे प्रदेशों में पेड़ पौधों को उगाने के लिए एक तरीका ढूंढा था, ग्रीन हाउस। इसी को ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस, अर्थात पेड़ पौधों का घर। कांच के अंदर पेड़ पौधों को लगाना और वहाँ पे उन्हें
उगाना, यही क्या होता है? ग्रीन हाउस। आप लोग को तो ये समझ में आ गया ना कि ग्रीन हाउस क्या है। वैज्ञानिकों ने ठंडे प्रदेशों में पेड़ पौधों को उगाने के लिए एक तरीका ढूंढा था। कांच का घर बनाया उन्होंने, कांच के घर के अंदर पेड़ पौधों को लगाया और जिससे सूर्य की किरणें वहां आती थी। फिर जब वह पुनः वापस जाती थी तो वापस जाते समय वह फिर से कांच की दीवार से टकराती थी, तो फिर वह वापस वहीं आके रुक जाती थी, जिसकी वजह से यहाँ क्या हो जाती है? गर्मी हो जाती है। और गर्म होने की वजह से तापमान जब अधिक हो गया तो ये पेड़ पौधे यहाँ उगने लगे। इसी को ही हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस कहते हैं। तो ये हो गया ग्रीन हाउस। अब ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो आइए हम जानते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब कि जब वहां सूर्य से जो किरणें आई वो वापस नहीं गई, जिसकी वजह से पेड़ पौधे उगने लगे, तो ये क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव। यानी उस ग्रीन हाउस का जो प्रभाव क्या हुआ कि पेड़ पौधे गर्मी पाके या वहां का टेम्परेचर बढ़ गया, तापमान बढ़ गया, तो पेड़ पौधे क्या हो गए? उगने लगे। यही ग्रीन हाउस प्रभाव हमारी पृथ्वी पे भी लागू होता है। उसी को ही हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। कैसे? यह है ग्रीन हाउस प्रभाव हम अपने पृथ्वी पे कैसे अप्लाई करेंगे, तो आइए हम देखते हैं कैसे। बच्चों, ये जो पृथ्वी है यह 3 भागों में विभक्त है, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। तो जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल 5 परतों में विभक्त है। तो सबसे नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा? क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में यहाँ पे जितने भी मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं वो सब कहाँ होते हैं? इस क्षोभ मंडल में होते हैं। और इसके ऊपर कौन सी परत होती है? यहाँ पे समताप, यहाँ पे समताप मंडल होता है। और ये है आपका क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में जितने भी पृथ्वी पे मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं वो सब कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? ओजोन गैस पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को क्या करती है? रोकती है और अपने में अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी में आने से रोकती है। तो इस तरह से ये जितने भी मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं वो सब कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। तो अब इस क्षोभ मंडल में क्या होता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कुछ गैसें जिम्मेदार हैं, और वे गैस, उन गैसों का निर्माण किसने किया? स्वयं मनुष्य ने ही किया है। जैसे CO2। इस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे जो मुख्य घटक है या जो गैस है वह है CO2। CO2 यह है कैसे इसकी मात्रा बढ़ गई? क्योंकि मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को इतना काटा कि पेड़ पौधे जब धीरे धीरे पृथ्वी से समाप्त होते गए तो CO2 को कौन लेगा? क्योंकि हम क्या करते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और O2 को यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। अब पेड़ पौधे क्या करते हैं? CO2 को दिन में लेते हैं जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और O2 को छोड़ते हैं। तो जब पेड़ पौधों की मात्रा धीरे धीरे हमारी पृथ्वी पे कम होती गई तो अब इस CO2 को कौन लेगा? कौन ग्रहण करेगा? तो जिसकी वजह से CO2 की मात्रा क्या होती गई? पृथ्वी पे अधिक होती गई। और ये जब अधिक होती गई तो ये जाके कहाँ स्थिर हो गई? क्षोभ मंडल में। CO2 यहाँ आ गई क्षोभ मंडल में। और फिर दूसरी गैस CH4 यानी मीथेन गैस। मीथेन गैस जो है यह दलदली स्थानों में इसका निर्माण होता है। तो मुख्य रूप से जो
ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार जो गैसें हैं, जिसमें CO2 और मीथेन CH4, और उसके अलावा O2 भी है, O3, और एक होती है CFC। ये सभी गैसें यहाँ क्षोभ मंडल में पहुंचकर ये अपना एक अलग से परत बना लेती हैं। यहाँ क्षोभ मंडल में ये अपनी एक अलग से परत बना लेती हैं। ग्रीन हाउस में क्या होता था कि कांच के घर में किरणें आती थी। यहाँ सूर्यास्त के पश्चात जब ये निकलती हैं तो यहाँ इनको कांच की दीवारों से क्या कर दिया जाता था, रोक दिया जाता था। तो ये यहाँ टकरा के पुनः यही पृथ्वी पे आ गई, तो जिसकी वजह से यहाँ का माहौल या यहाँ का तापमान क्या हो गया, बढ़ता जाता था, और गर्मी पाके यहाँ पेड़ पौधे धीरे धीरे क्या होने लगे, उगने लगे। तो यह किन स्थानों के लिए सक्सेस था, जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। और जब यही क्रिया हमारी पृथ्वी पे होने लगी, पृथ्वी पे क्या हुआ, सूर्य की किरणें जब यहाँ आई और मंडल में, यहाँ क्षोभ मंडल में क्या है, CH4, CO2 और O3 और CFC। ये गैसें क्योंकि पृथ्वी में बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती हैं, तो ये सब उड़ के कहाँ पहुँच जाती हैं, क्षोभ मंडल में पहुँच के एक नई परत बना लेती हैं। तो जब सूर्य से आने वाली किरण शाम हुई या सूर्यास्त हुआ, उसके पश्चात जब ये पुनः अवरक्त किरण या पार्थिव किरण के रूप में पुनः पृथ्वी से बाहर निकली वापस जाने के लिए, और जब ये वापस चली जाएंगी तो पृथ्वी अपने आप की ठंडी हो जाएगी। किंतु जब ये किरणें वापस जाती हैं तो ये जो गैसें हैं ये अपनी एक अलग से परत बनाए हुए हैं, तो ये वहाँ टकराती हैं और ये इस अवरक्त किरण को ये परत बाहर, पृथ्वी से बाहर या नहीं जाने देती है, तो जिसकी वजह से ये टकराकर पुनः इसी पृथ्वी पे ही वापस आ जाती हैं। और इस किरण के वापस आने की ही वजह से क्या होता है, ये गर्मी पुनः यही वापस आ गई पृथ्वी में ही। इसकी वजह से क्या बढ़ता है, विश्व उष्णता। इसी को ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। क्यों? क्योंकि जो यहाँ ग्रीन हाउस में जो कार्य हो रहा था वही कार्य यहाँ पृथ्वी में हो रहा है। तो वैज्ञानिकों ने जब देखा कि दोनों में ही एक ही क्रिया हो रही है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा, ग्रीन हाउस प्रभाव। और यह क्यों होता है, इन गैसों के कारण होता है। ये ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः यही गैसें जिम्मेदार होती हैं, इसलिए इन गैसों को हम ग्रीन हाउस गैसें भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार जो गैस है वह कौन सी है, CO2, फिर उसके बाद मीथेन, फिर O3 और CFC। अब इस ग्रीन हाउस प्रभाव का पृथ्वी पे आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। आइए हम जानते हैं क्या हो सकता है। जैसे हम जानते हैं पानी कितने रूपों में पाया जाता है, 3 रूपों में, ठोस, द्रव और गैस। तो पानी कुछ ध्रुवीय क्षेत्रों में किस रूप में रहता है, तो जैसे उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ बर्फ के रूप में पानी रहता है। किस रूप में रहता है, बर्फ के रूप में। और ये पृथ्वी का हमारे ये स्थल मंडल है इतना, और ये बाकी क्या है, ये पूरा समुद्र है, जिसको हम क्या कहते हैं, महासागर। यानी जल जो है ध्रुवों में बर्फ के रूप में रहता है,
और पूरा किस रूप में रहता है? महासागरों के रूप में यह पूरे पृथ्वी में भरा हुआ है। और ये थोड़ा सा हिस्सा 21%। तो अब इस ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होगा? तो परिणाम यह होगा कि जैसे हमारे पास एक गिलास में पानी भरा हुआ रखा है। अब ये पानी वैसे भी पूरा भरा है हमारे गिलास में, फुल है हमारी गिलास। और अगर हम इसमें और थोड़ा सा पानी डाल दें तो क्या होगा? इस गिलास से पानी क्या होगा? बाहर गिरेगा। तो जब बाहर गिरेगा तो कहाँ आएगा? हमारी पृथ्वी पे आएगा ना। उसी तरह से पृथ्वी पे ये वैसे महासागर के रूप में पूरी पृथ्वी पे पानी है, और ये ध्रुवों पे किस रूप में है? पानी बर्फ के रूप में है। तो जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, तो जब तापमान बढ़ेगा तो ये जो बर्फ के रूप में है तो ये क्या होंगे? पिघलेंगे। पिघलने की वजह से किस रूप में आ जाएंगे? द्रव रूप में। और जब द्रव रूप में आएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? इसी समुद्र की ओर आएंगे। तो जब समुद्र वैसे भी भरा हुआ है और जब ये और पानी, बर्फ वाला पानी के रूप में आके यहाँ भर जाता है, तो ये अब ये तो वैसे भी भरा हुआ है तो जाएगा कहाँ? ये बढ़ के हमारे स्थल मंडल की ओर आता है। ये हमारा स्थल मंडल क्या होगा? धीरे धीरे हमारे जो तटीय क्षेत्र हैं वो समुद्र में समाने लगेंगे, डूबने लगेंगे। अर्थात ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी जो स्थल मंडल जितना भी है वह भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? समुद्र में डूबता चला जाएगा। और जो इस समुद्र में छोटे छोटे जो द्वीप है ये भी क्या होंगे? ये भी पानी का स्तर समुद्र में जब बढ़ेगा तो ये भी सब डूब जाएंगे। और यह परिणाम क्यों होगा? यह सब विश्व उष्णता के बढ़ने की वजह से ये सब परिणाम हमारे सामने आएंगे। और अंततः धीरे धीरे हमारी पृथ्वी क्या होगी? जलमग्न हो जाएगी और यह पृथ्वी पूरी समाप्त हो जाएगी। अतः आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि पेड़ लगाएं, CO2 की मात्रा पृथ्वी पे कम करें, CFC का जितना कम उपयोग हो सके कम उपयोग करें और इस पृथ्वी को नष्ट होने से बचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।